आज हमारे मेहमान हैं श्री सूर्य सिन्हा जी। सूर्य सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियली मैं अपने दिल से कहूँगा, दर्शकों से भी कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे सुरेंद्र वत्स जी के साथ बैठने का मौका मिला। आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम को जब मैंने सुना तो मुझे बेहद खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि एक पहला प्रोग्राम आप एक ऐसा तैयार कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। सर, जब आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड एक टॉक शो कर रहे हैं आप सर, तो इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी और मेरे दिल ने कहा कि मुझे आपके साथ काम करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में बैठना चाहिए और यदि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया। सर, विश्वास मानिए दोस्तों, आज से पहले बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं, उनके चैनल्स पे जाऊं, और नहीं गया। मगर सिर्फ सुरेंद्र जी, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि जिसके कारण मैं आपके साथ बैठा हूं और आप इतने अच्छे विषय को लेकर कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सर, इसके ऊपर टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रहा हूं और आपको थैंक्स बोलूँगा कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए याद किया। थैंक यू सो मच सर। जब एक्चुअली हमारे कमेंट में जाके लोग नाम लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में लिखा कि आप सूर्य सिन्हा जी से हमारी मुलाकात करवाइए। तो चूँकि आपका इतना बड़ा नाम है और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बातचीत करूं, कहां से शुरू करूं। और देखिए सर, ये महान लोगों की यही विशेषता होती है कि वो बहुत सम्मान करते हैं दूसरों का। तो मैंने आग्रह किया कि हमारे व्यूवर चाहते हैं और आपने उसको तुरंत स्वीकार किया। ये हमारे लिए, इस चैनल के लिए आज एक बड़ा दिन है सर। ये मेरा सौभाग्य। थैंक सर, जैसा मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, आपने बहुत सारे काम किए ज़िंदगी में। आपने लेखक के रूप में काम किया, आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिनों तक आपने वहाँ पे काम किया और फिर अचानक ऐसा कैसे दिमाग में आया कि चलो डायरेक्ट सेलिंग में एज ए डायरेक्ट सेलर काम किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। देखिए, मैं पहले फिल्म इंडस्ट्री में था सर। जैसे आप भी जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में मैं बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा, मगर फिल्म इंडस्ट्री कभी भी सेफ या सिक्योर नहीं है। राइट। वहाँ कभी भी कुछ हो सकता है जी। रातों रात बदलाव हो जाता है। अच्छा। राजा से कोई रंग बन सकता है और रंग से राजा का बन जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं पता। रात रात में एक बंदा शख्स राजा है वहाँ पे, अगले दिन मालूम चला वो गरीब हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया। अच्छा, ऐसी घटनाएं होती हैं? करोड़ों रुपए लगा दिए उसने अपने प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट उसका सुपर फ्लॉप हुआ तो क्या होगा? मार्केट से ही पैसा उठा लिया उसने, करोड़ों रुपया, और वो जिस प्रोजेक्ट में लगाया वो सुपर फ्लॉप हो गया तो आ गया, गरीब हो गया। ठीक इसी प्रकार कोई शख्स मुंबई में गया, उसने एक प्रोजेक्ट में काम किया कहीं पर, गरीब था, कुछ नहीं था, और वो प्रोजेक्ट हिट हो गया, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया और वो रातों रात रंग से राजा बन जाता है। वंडरफुल। राइट। तो मुंबई इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, वहां पर कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा। कभी भी कुछ हो सकता है। मैं इंडस्ट्री में अच्छे मुकाम पर पहुंचा, एक दिन ऐसा आया कि मैं भी बैंकक्रप्ट हो गया। अच्छा। जब बैंकक्रप्ट हुआ तो मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो मेरे पास 3 उपाय नजर आ रहे थे सर। एक उपाय ये नजर आ रहा था कि मैं मुंबई इंडस्ट्री में ही रहूं और वहां पर दोबारा से काम करूं, जीरो बनकर, और अपने आप को दोबारा से रीस्टैब्लिश करूं। राइट। जब मैंने इस विषय पर सोचा तो मुझे थोड़ा ये टफ लगा। टफ इसलिए लगा कि मैं दोबारा से जीरो बन के काम करूंगा और लोगों के पास काम मांगने जाऊंगा जिन्हें कभी मैं काम दिया करता था। मेरे असिस्टेंट्स बड़ी बड़ी जगह पे स्टेब्लिश हो चुके हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़े मुकाम पर पहुंच गए, अब मैं जाके उनसे काम मांगू? राइट। मैंने अपने आप को झुकाना या गिराना उचित नहीं समझा, तो इसलिए इस पहले ऑप्शन को मैंने काटा लगा दिया। अच्छा। दूसरा ऑप्शन बहुत आसान था। ऑप्शन ये था कि मैं आत्महत्या कर लूं। ओहो, ऐसा सोचा आपने? जी हाँ, मैं आत्महत्या कर लूं। ये मेरे लिए बहुत आसान था कि खत्म हो जाए सारी जिंदगी के झमेले खत्म, अब मुझे आगे जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। और विश्वास मानिए, मैंने आत्महत्या करने की कई कोशिशें की। रियली?
मगर मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। जब भी मैं आत्महत्या करने जाता, कोई ऐसी घटना होती जो मुझे आत्महत्या करने से डरा देती। मैं अपनी छत के टेरेस पर पहुंचा। मैंने कहा यहां से कूद जाऊं और अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि उस दौरान मेरे साथ कई ऐसी दुखद घटनाएं घटी कि मेरे को लगा अब मेरे को जीना बेकार है मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे अपने थे वो भी मेरा साथ छोड़कर जा चुके थे। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। जब मैं छत पर पहुंचा, कूदने जैसे ही जा रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। मेरी आत्मा ने मेरे से एक बात कही, सूर्या छलांग मारने तो जा रहे हो, अगर छलांग मार दी, नहीं मरे और हाथ पैर टूट गए तो क्या करोगे? मैंने कहा पैसे भी नहीं है, अस्पताल में जाऊंगा, इलाज कैसे होगा? मैंने कहा ये बात सही, अगर मैं नहीं मरा, हाथ पैर टूट गए, फिर मैं क्या करूं सारी जिंदगी? टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। अपाहिज बन के जिंदगी बिताना पूरी जिंदगी भर, ये मुश्किल रहेगा। मैं नहीं यार, ये वाला तो सही नहीं है, इस उपाय को छोड़ो। दोबारा एक और विचार आया, रेल की पटरी में कट के मरते हैं। अच्छा, ये सीरियसली आपके दिमाग में? सीरियसली मेरे दिमाग में आया। और एक दिन सुबह सुबह मैं रेल की पटरी पे पहुंच गया। अब बीच में खड़ा हो गया, सामने से गाड़ी आ रही थी। मेरे दिमाग ने कहा यार सूर्या, ये गाड़ी इतनी तेजी से आ रही है, अगर इसने धक्का मार के इसने रेल की पटरी से बाहर गिर दिया और फिर हाथ पैर टूट गए और मैं बच गया तो क्या होगा? या यदि मेरे हाथ या पैर सिर्फ कट गए और मैं बच गया तो क्या होगा? क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में कई दफे ऐसा होता है, सामने वाला बच गया, उसके हाथ या पैर कट गए। मैंने कहा फिर बड़ी बात हो जाएगी, पूरी जिंदगी भर अपाहिज बन के मुझे बिताना पड़ेगा। मैं कहा नहीं यार, ये उपाय ये भी सही नहीं है। वापस आ गया, क्या सोचूं, सोचता रहा। घर पे आया, घर पे आने के बाद अपने छत पे देख रहा हूँ पंखा लटका हुआ है। मैंने कहा बहुत लोग पंखे से लटक के भी करते हैं, तो मैंने कहा ये सही है यार। फिर तो देखा मेरा पंखा हिलता है। अच्छा, मैंने कहा यार कहीं लटकूं और ये पंखा ही गिर गया तो। अच्छा, मैंने कहा यार ये उपाय भी ठीक नहीं है यार। तो मैंने कहा, मन में सोचा यार जब भी कहीं सुसाइड करने जा रहा हूं, कोई ना कोई ऐसी बात आ रही है जो मुझे सुसाइड करने नहीं दे रही। इसके पीछे कारण क्या है? अच्छा, मैंने जहां 3 जगह मैं सोचा, तीनों जगह मेरे दिमाग ने कहा सुसाइड मत करो। मैं कहा भगवान चाहता है मैं जिंदा रहूं, मुझे कुछ करना है, मैं क्या करूं? सोच पड़ गया मुंबई शहर में। फिर मेरे दिल से एक आवाज आया, तीसरा जवाब ये आया, मुंबई शहर छोड़ दूं। अच्छा, ओके। और किसी दूसरे शहर में जाऊं और वहां पर नए सिरे से नए काम को स्टार्ट करूं जहां मुझे कोई ना जानता हो। अच्छा, और वहां पे दोबारा से अपनी पहचान बनाऊं। ये तीसरा विचार मुझे सही लगा। अच्छा, मैंने मुंबई शहर छोड़ दिया और छोड़कर दिल्ली में एक जगह है, एक छोटी सी बस्ती है जिसे बोलते हैं बदरपुर बॉर्डर जी के पास ही, वहीं पर एक मोल्लड़वन बोल के जगह है। हाँ हाँ। मैं वहां एक छोटे से कमरे में रहने लगा। अच्छा, उस छोटे से कमरे में मैंने अपनी पहचान छुपा ली। ना अड़ोसी से मिलता, ना पड़ोसी से मिलता, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। और वहां पर एक अनजान व्यक्ति की तरह मैं रहने लगा और अपने जीवन को मैं चलाने लगा। सर, समय बीतता गया। अचानक मेरे पास मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार मैं वैष्णो देवी जा रहा हूं, अच्छा, चलोगे क्या? मैंने उससे कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा, किराया नहीं मेरे पास जाने का, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो यार, वैष्णो देवी जा रहे हैं, मैं लेके चलूंगा, अच्छा, किराया मैं खर्च करूंगा, मेरे साथ चलो। मैंने उससे कहा मैं फिर भी नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों? मैं कहा मेरे माँ और मेरे बाप मेरे साथ हैं। मैं कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा माँ पिताजी का भी चिंता छोड़ो, मैं लेके चलूंगा उनको भी, अच्छा, मेरी तरफ से चलो।
अब उसके इतने जिद करने पर मैंने हाँ कह दिया। अब वो दोस्त मुझे, मेरी मदर को, मेरे फादर को लेकर वैष्णो देवी गया। अच्छा। मैं वैष्णो देवी पहुंचा। वहां जाने के बाद मैं माता के दरबार में जब मैं पहुंचा तो मैं वहां पर बाहर लाइन भीड़ थी काफ़ी, लाइन पे लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। मन ही मन में मैं रो रहा था। माता के पास बोल रहा था, माँ तूने मुझे इतना गरीब बनाया है कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं तेरे दरबार पर अपने पैसे से आ सकूं। माँ आज तो मैं तेरे दरबार में आ गया, मगर एक बात सुन ले, आगे से अगर तुझे मुझे बुलाना है ना मेरे अपने पास, तो मुझे लायक बनाना, लायक, मुझे इस लायक बनाना कि मैं अपनी परिश्रम से पैसा कमा सकूं और अपने पैसे से खुद भी आ सकूं और अपने माँ बाप को भी ला सकूं और दूसरों को भी तेरे पास ला सकूं। मुझे उस लायक बनाना ना, तभी मैं तेरे पास आऊँगा, उससे पहले मैं तेरे दरबार में अब कभी नहीं आऊँगा। यदि लायक बना तभी आऊँगा। पूरे अधिकार के साथ आपने बोला। मैं कहा बस आया हूँ दूसरों की सहायता से, दूसरों के दया कर्म पर। जब तक मैं इस लायक नहीं बन जाऊंगा, जब तक मैं पैसा नहीं कमाने लग जाऊंगा, जब तक मैं अपने परिश्रम से, अपने कमाए पैसे से तेरे पास नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। उस दिन माता के दर्शन किए और मैं वहां से वापस दिल्ली आया। माता ने एक चमत्कार सा किया। उसके बाद जैसे ही मैं दिल्ली आया, मालूम नहीं कैसे मेरा मस्तिष्क दोबारा से खुल गया। अच्छा। और मेरे सामने अच्छे अच्छे सुझाव आने लगे। मैं उन सुझावों को दूसरों को देने लगा। अच्छा, ओके। लोगों ने कहा आप सुझाव बहुत अच्छे देते हैं। अच्छा। जो मैं सुझाव देता था कहीं किताबों से पढ़े हुए नहीं होते थे। अच्छा। कहीं किताबों से सीख के नहीं थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो मैंने सीखा था, हाँ। मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे जो मैंने सीखे थे अनुभवों से, और जो मैंने बचपन में मैंने किताबें पढ़ी थी सफल व्यक्तियों की जीवनियां, हाँ। उनसे जो मैंने सीखा था, उन्हीं चीज़ों को मैं दूसरों को बताता था। लोगों ने कहा आप हमारे यहाँ पे भी आइए और कुछ स्पीच दे दीजिए। अच्छा। और उसके लिए लोग मुझे पैसे देने लगे। पहले फ्री में, फिर लोग कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगे। कभी मेरे को 500 रुपये मिलना शुरू हुआ। अच्छा। 1000 मिलना शुरू हुआ एक मीटिंग के देने के। एक घंटे 2 घंटे के। फिर 2000 पे आया। अच्छा। 2000 से 5000 पे आया। अच्छा। 5000 से 10,000 पे आया। फिर 10,000 से 20,000 पे आया। मुझे अभी भी अमाउंट याद है। अच्छा। और 20,000 के बाद डायरेक्ट जंप किया, मुझे पर मीटिंग का 50,000 रुपये मिलने लगा। अच्छा, ओके। इंडिया में ही एक एक मीटिंग का। इसी इंडिया में कई कंपनियां हैं, कई लोग हैं जिन्होंने मुझे एक एक दिन का 50,000 रुपये उस समय दिया। मैं मशहूर हो गया मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक के रूप में। जी। सिर्फ मैं कंपनियों में ही नहीं, मुझे तिहाड़ जेल में बुलाया गया। अच्छा। ट्रेनिंग देने के लिए, अपराधियों को सुधारने के लिए। मुझे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाया गया ट्रेनिंग देने के लिए। मैं वहाँ जाकर ट्रेनिंग दे रहा। कई बड़ी बड़ी कंपनियों में मुझे इनवाइट किया गया, आप आइए। मैं वो ट्रेनिंग देने लगा। अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मुझे बुलाया जाने लगा, मैं वहाँ भी जाने लगा। मगर हर कंपनी में मैं नहीं जाता था जब तक मैं कंपनी को नहीं जान लेता था। तब तक मैं था कहाँ, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म डायरेक्शन में और एडिटिंग में था, और कहाँ मैं एक मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक बन गया। साथ ही साथ मैं खाली समय में किताबें लिखने लगा। अच्छा। और उसी दौरान मैंने कई मेडिटेशन कैंप किए, अटेंड किए। मेडिटेशन कैंप में जाता और वहाँ मैं मेडिटेशन करता। उस मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव लाया, बड़ा बदलाव। वहाँ जो शांति मिली, वहाँ जो मुझे जवाब मिले, जिसे मैं अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, वो अनुभव मैं महसूस कर सकता हूँ सिर्फ। राइट। दिन बीतते गए, मैं सफल होता चला गया। उसके बाद मैंने वैष्णो देवी के दरबार पे गया। अच्छा। माता को बोला, माँ आज मैं स्वयं लायक हो गया हूँ, तूने मुझे लायक बनाया। अब देख, मैं अपने पैसों से, अपने खर्चे से तेरे पास आया हूँ। खुश होकर वहाँ मैंने प्रसाद खरीदा अपने पैसों से। वहाँ मैंने माता के दर्शन किए अपने पैसों से। माता के दरबार पहुँचा अपने पैसे से।
जी। मुझे बहुत खुशी मिली। उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हटा। मेरी आप हर किताब में देखिएगा, किताब के पहले पेज पर मेरी हर किताब समर्पित होती है माता वैष्णो देवी को। जी। आज की तारीख में अगर मुझे ये दूसरा जीवन मिला, मैं कामयाब हुआ, तो शायद इसके पीछे माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुतों के पास है, बहुतों के पास। एक मन की शांति, अगर मन की शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। लोग सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहे हैं। पैसा 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 कमाने के लिए। मैं कहता हूं पैसे की तरफ ना भागो, पैसे के बदले अपनी आत्म शांति की तरफ भागो। अच्छे काम करो सर। जब आप अच्छे काम करेंगे एक आत्म संतुष्टि मिलेगी। वो जो आत्म संतुष्टि मिलती है ना, वो पैसे से बहुत बड़ी होती है। ये थे श्री सूर्य सिन्हा जी, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आज एक बड़ा नाम है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक नए मुकाम पे लेके गए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।